नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की इतनी तारीफ क्यों करनी शुरू कर दी है। तारीफ के पुल क्यों बांधे जा रहे हैं। घड़ा भर भर के तारीफ, मन भर भर के तारीफ क्यों हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से इसका संबंध है? आप कहेंगे संबंध है, इसमें आपके सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन इससे भी बड़ा एक संबंध है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद की स्थितियों से जुड़ा हुआ है और इसके लिए भी तारीफ हो रही है। कल तक तो कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के पर कतर दिए जाएंगे। कल को कहा जा रहा था कि मोदी और अमित शाह से बन नहीं रही, मुख्यमंत्री बदलने जाने की भी बात हो रही है। मोदी जी ने अपने एक करीबी AK शर्मा को भेजा था लखनऊ, बताया जा रहा था उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको 17वां उपाध्यक्ष बना दिया योगी ने। कहा जा रहा था कि योगी मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा योगी होते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अनिश्चितता की स्थिति है। ये सारी चीजें तमाम मीडिया में आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि संघ भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है योगी से, हालांकि उनको बदलना नहीं चाहता। फिर कहा गया कि योगी को अगर बाहर निकाल का रास्ता दिखा दिया जाता है तो वो ज्यादा नुकसान करेंगे बनिस्बत वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो कम नुकसान करेंगे। अब पहले मोदी वाराणसी आते हैं और कहते हैं कि कोरोना काल में अभूतपूर्व से भी अभूतपूर्व काम किया योगी सरकार ने। उसके बाद मिर्जापुर जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह और कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, बहुत ज्यादा बेहतर हुई है, सुदृढ़ हुई है, पूरी तरह से अच्छी हो गई उत्तर प्रदेश में। यानी योगी आदित्यनाथ के झोली में एक और उपलब्धि डाल दी जाती है। तो बड़ा सवाल क्या है भाई, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, सही बात है, लेकिन बीजेपी के लिए या नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए विधानसभा चुनाव की जीत मायने रखती है 2024 के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी मानकर चलती है कि पिछली बार देखिए 311-320 सीटें मिली थी, 50% वोट मिला था। जहां जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितना वोट मिला, उसके बाद वहां वहां जब विधानसभा चुनाव हुए तो 5 या 6% वोट कम हुआ, तो 50 की जगह 44% हो जाएगा। चलिए 10% कम हुआ तो 40 हो जाएगा। 2007 में मायावती 29% वोट से जीती थी। 2012 के अंदर अखिलेश यादव करीब 31% वोट से जीते थे। बीजेपी तो 40% वोटों से पिछला विधानसभा चुनाव जीती थी, तो 10% वहां भी उसके हिसाब से भी कम हो गया। लोकसभा चुनाव से 20% भी कम हो गया, जो कि ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी। हरियाणा में हालांकि और झारखंड में 18-20-22% कम हुआ था, लेकिन वो बात अलग थी। यहाँ यूपी में जहां सारा विपक्ष बिखरा हुआ है, अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, वहां 35%, 36%, 38%, इससे नीचे तो बीजेपी किसी भी सूरत में आज की तारीख में नहीं जाने वाली। और इतनी वोट लाकर वो आराम से 225, कुछ लोग तो कह रहे हैं 250 सीटें भी निकाल सकती है, नहीं तो 203 से ऊपर सीटें तो उसकी तय है। तो फिर आखिर इतनी तारीफ क्यों हो रही है, इतनी जरूरत उत्तर प्रदेश विधानसभाओं में जीत की क्यों पड़ रही है, इतना जोर बीजेपी को क्यों लगाना पड़ रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है राष्ट्रपति चुनाव। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव, आपको भी थोड़ी कहानी होगी। सारा गणित राष्ट्रपति चुनाव में अटका हुआ है। अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति चुनाव के अंदर बीजेपी के पास आज की तारीख में 49.5% वोट है, यानी अपना राष्ट्रपति चुनवाने के लिए 0.5% वोट की उसके पास कमी है। आप जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो कैंडिडेट सबसे पहले 51% वोट पा जाता है वो जीत उसकी मान दी जाती है, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनका वोट फिक्स है, यानी हर वोट की कीमत 708 है। लेकिन स्टेट वाइज वोट का जो अंतर है विधायकों का, उसकी कीमत अलग है, उसकी नंबरिंग अलग है। एक तरह से हम कहें कीमत से कुछ लोग दूसरा मतलब ना निकाल लें। उसमें विधानसभा में कितने विधायक हैं और कितनी जनसंख्या है, उसका एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक वोट की कीमत, एक विधायक की कीमत, एक उसके राष्ट्रपति चुनाव में 208 है। मणिपुर में 17 है सबसे कम, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 208 है। जो उत्तर भारत के बहुत से ऐसे, पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इधर नीचे कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, बहुत से राज्य हैं जहां पर विधानसभा
में विधायकों की संख्या 200 या 200 के पार है, वहां मोटे तौर पर 140 से लेकर 170 प्रति विधायक की कीमत है। तो अब मान लीजिए बीजेपी के पास 311 के या 315 विधायक जो पिछली बार जीते थे वो रिटेन कर देती है, तो केंद्र के स्तर पर बीजेपी के पास अपने राष्ट्रपति को चुनने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, यानी जो विपक्षी दल हैं उनके पास ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत जाती है, 304, 305 सीटें, 310 सीटें, यानी 100 सीटें उसकी कम हो जाती हैं, तो सीधा 208 इंटू 200 30,800 वोट कम हो जाएंगे। मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं, अगर 100 सीटें कम हो जाती हैं। अगर 110 सीटें कम हो जाती हैं तो आप इसमें 208 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, 2080 वोट और राष्ट्रपति चुनाव में कम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी का गणित ये भी है कि राष्ट्रपति चुनाव को जीतना है, अपने दम पर जीतना है और विपक्ष को कोई मौका नहीं देना है। विपक्ष को इसलिए मौका नहीं देना है क्योंकि विपक्ष बड़ी चतुराई से ये खेल खेल सकता है राष्ट्रपति चुनाव में अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारने का। शरद पवार उसके कैंडिडेट हो सकते हैं जिनकी सारी विपक्षी पार्टियों में अच्छी पैठ है, और वो कह सकते हैं कि साहब अब तो मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास हो रहा हूँ, राष्ट्रपति के लिए लड़ रहा हूँ, तो आखिरी बार एक वोट कर दीजिए। तो कुछ लोग मान भी सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि पीके मिले थे शरद पवार से, तब भी ये बात सामने निकल कर आई कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में बात हो रही है। लालू प्रसाद से मिले तो भी ये चीजें संदर्भ में निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी राष्ट्रपति चुनाव के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतरा राष्ट्रपति चुनाव में, अगर वो हार गया तो बीजेपी को, तो विपक्ष को कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर एनडीए का उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव में हार गया तो मोदी सरकार को कोई इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बड़ी किरकिरी हो जाएगी। एक दूसरा, विपक्ष में नया जोश आएगा, विपक्ष और ज्यादा एक होगा और अपने मनभेद भुला सकेगा और कुर्बानियों के लिए तैयार रहेगा। उसको लगेगा कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को, एनडीए को पीटा जा सकता है तो फिर 2024 में भी पीटा जा सकता है। ये सब दूर की कौड़ी अभी की स्थिति में है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमेशा राष्ट्रपति के लिए एक ऐसा कैंडिडेट निकलकर सामने आता है जिससे सामने वाला चित्त हो जाता है। अटल जी थे जब प्रधानमंत्री तो डॉक्टर कलाम को उन्होंने बना दिया था राष्ट्रपति, उनका नाम प्रस्तावित कर दिया, तो वो जानते थे कि कोई भी उनका विरोध नहीं कर पाएगा, कोई भी पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी, और ऐसा हुआ भी। इसी तरह आपको ध्यान हो, जब बीजेपी की तरफ से धैर्य सिंह शेखावत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उतरे थे तो सोनिया गांधी ने बड़ी चालाकी से राजस्थान की उस समय गवर्नर थी प्रतिभा पाटिल, उनको सामने कर दिया था। प्रतिभा पाटिल के पति कौन है? राजपूत हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। धैर्य सिंह शेखावत कहाँ के थे? राजस्थान के थे। तो एक राजपूत वाला एंगल हो गया। दूसरा, प्रतिभा पाटिल महिला, देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति होगा। इससे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां, मायावती हो, ममता की पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हो, वो सब एक होगी, जयललिता थी उस समय, वो सब एक हो गए। तो ये दाव भी खेला जाता है और बीजेपी चुपचाप शरद पवार के मुकाबले में हथियार डाल देगी या ऐसा तोड़ का, टक्कर का उम्मीदवार नहीं देगी, वो अलग कहानी है। लेकिन यूपी में पिछली बार की जीत को जस का तस दोहरा देना बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी लगता है, मोदी के लिए और अमित शाह दोनों के लिए बड़ा जरूरी लगता है। इसलिए भी शायद मोदी और अमित शाह योगी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।